जब अकबर के दरबार में एक बुजुर्ग ने अपने बेटे के बाद मांगा दूसरा बेटा। दरबार में आज सुबह की रोशनी कुछ अलग थी। सूरज की किरणें लाल पत्थर की कलाकारी पर नाच रही थी और हवा में आम और गुलाब की हल्की खुशबू मिल रही थी। आगरा के महल की बड़ी सी हवेली में जहां दरबार लगता था, आज वहां गूंज कुछ अलहदा थी। दरबारियों की गर्दनें थमसी गई थी, सर नीचे और आंखों में वो उम्मीद मिश्रित भय दिख रहा था जो बड़ा सा फैसला सुनते वक्त हर रुधिर में उतर आता है। बुजुर्ग का चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर उन झुर्रियों में भी किसी किस्म की निर्भीकता थी। उसके कदम धीमे थे, पर वे कदम आगे बढ़ते जा रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें किसी एक अदृश्य संकल्प से सीधा कर दिया हो। उसके हाथों में एक छोटा सा बुना हुआ झोला था, खाली नहीं, पर उस खालीपन के भीतर कुछ भारी बात छिपी थी। दरबार के द्वार पर खड़े पहरेदारों ने उसे थामने की कोशिश की, पर तभी अकबर ने अपने हाथ उठाकर कहा, छो दो, आने दो। उसकी आवाज में आज कुछ मुलायमपन था, जैसे किसी बड़े चेहरे के पीछे भी इंसान का दिल धड़क रहा हो। बुजुर्ग ने कदम बढ़ाए। पूरे दरबार की नजरें उन पर टिक गई। कुछ ने सोचा कि ये कोई भीख मांगने आया है, कुछ ने सोचा कि ये कोई कवि होगा, क्योंकि अकबर के दरबार में कवि आते रहते थे। पर बुजुर्ग ने जब अपनी जुबान खोली तो हर शब्द एक एक करके दरबार की आत्मा में उतर गया। वो बोला, बादशाह हिंदुस्तान, मैं आज तेरे दरबार में इसलिए आया हूं ताकि तुमसे एक अजूबा मांग सकूं। मेरा एक बेटा है, तुमने उसे देखा होगा, पर मैं चाहता हूं कि तुम उसे लौटा दो और उसके बदले मुझे दूसरा बेटा दे दो। सन्नाटा छा गया। हंसी, फुसफुसाहटें और पूछ पर्क की आवाजें आपस में टकराने लगी। किसी ने अकबर की ओर देखा, वो भी हैरान था। बादशाह की आंखों में एक चमक तैर गई और उसने पूछा, तुम क्या कह रहे हो? तुम अपनी औकात जानते हो? बेटे का बदल, समझाओ अपनी बात। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बादशाह, मैं किसान हूं, नैक्सन का बेटा, खेत खलिहान में पला बढ़ा। मेरा बेटा राहुल, जो तुम्हारे नगरी में नौकरी करने गया था, वो 2 साल पहले किसी काम के बहाने चला गया और फिर नहीं लौटा। मैंने कागजों में हर जगह उसके बारे में तलाश किया, राज कार्यालयों में चक्कर काटे, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। लोगों ने कहा कि शहर में उसे कोई गोली मार दी या दुश्मन उठा ले गए। कहते कहते सब कुछ बस कहानियां रह गई। मैं आज बूढ़ा हो गया हूं, मेरी कमर झुक गई है, पर मेरी आंखों में वो बचपन की तरह की लालसा अभी जिंदा है। मैं चाहता हूं कि मेरे पास वो आवाज फिर गूंजे, वो कदम फिर लौटे, पर अब मेरे पास उम्र कम है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे दूसरा बेटा दे दो, कोई ऐसा जो मेरे घर की छत पर दौड़े, मेरी छड़ी संभाले और मेरे नाम से बोले। दरबार में मौन फिर गहरा हुआ। ये असल में कितनी अजीब सी बात थी, किसी बादशाह से बेटा मांगना। अकबर ने गहरी सांस ली और अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा, बताओ, तुम्हारा बेटा कहाँ गया था? तुम्हारी कहानी क्या है? बुजुर्ग ने आंखें बंद की और स्मृतियों के भंवर में झांकते हुए फिर सुनाने लगा। उसने कहा कि उसका बेटा शहर गया था, नौकरी के लिए। शहर ने उसे निगल लिया था। शहर की भीड़, शहर की चमक, शहर के वादे। बेटा बड़े शहर की चमकीली दुकानों में फंस गया। कम पैसे, छोटी मंजिलें और बड़े ख्वाब। कुछ महीनों बाद उसने अपने पिता को पत्र भेजा कि वो कुछ समय के लिए बाहर जा रहा है और जल्दी लौट आएगा, पर लौटकर कभी नहीं आया। उस पत्र के बाद 2 साल बीत गए। बुजुर्ग ने हर जगह तलाशी ली, कब्रिस्तान, न्यायालय, पुलिस थाने, मगर कोई सुराग नहीं मिला। अंतिम आशा में वो अकबर की शरण में आया, क्योंकि अकबर के दरबार में न्याय, दया और आश्चर्य ही मिलते थे। पर मैं दूसरा क्यों मांग रहा हूं? बुजुर्ग ने पूछा। क्योंकि जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि खोए हुए को वापस नहीं लाया जा सकता। पर तुम्हारे दरबार की शान में, तुम्हारी दया में मुझे शायद कोई दूसरा चेहरा मिल सकता है जो मेरे घर को फिर से नाम दे दे।
मैं चाहता हूं कि अगर तुम मुझे किसी दूसरे बेटे की परवरिश सौंप सको, कोई अनाथ लड़का, कोई जिसको जगह की जरूरत हो, तो उसे अपना बेटा बना लो। क्या यही अजीब मांग है? अकबर कुछ पल के लिए चुप रहे। उनसे पहले कोई भी बादशाह नहीं था जिसने सुनने वालों की ये ख्वाहिश इतनी गंभीरता से सुनी हो। वो सोच में डूब गए कि ये मानो बाप का दर्द नहीं, बल्कि एक इंसान की मौन विनती है। उन्होंने दरबारियों से कहा कि ये मामला सुनने योग्य है और आदेश दिया कि राज्य के अनाथालयों और आश्रमों का लेखा जोखा निकाला जाए। पर बुजुर्ग ने कहा, नहीं बादशाह, मैं तुम्हारे अनाथालय नहीं चाहता। मैं तुम्हारे दरबार में खड़ा होकर यही मांग कर रहा हूं, मुझे अपना बेटा दो, जिसे मैं पाले, जिसे मैं प्यार दूं, पर उसे तुम्हारे दरबार के रूप में नहीं। यह सुनकर अकबर का दिल कुछ नरम हुआ। अकबर ने तब हंसते हुए कहा, ठीक है, हम तुम्हारी बात पर विचार करेंगे, पर पहले बताओ, तुम्हारा बेटा कौन था? उसका नाम क्या था? तुम उसके बारे में क्या याद करते हो? बुजुर्ग ने आंसू आंखों में भरते हुए कहा, उसका नाम राहुल। वो मेरे हाथ की मिट्टी थी, मेरे खेतों की हंसी। जब वो छोटा था तो मिट्टी के खिलौने बनाता और उन्हें शहर के बाजार में बेचने का सपना देखता। वो मुझे अपने साथ लेने की कोशिश करता, पर मैं उसे खेती सिखाता। उसक आंखें थी जैसे बारिश के बाद का कैनवास। उसकी हंसी मेरे घर की दीवारों पर पचीली तस्वीर की तरह सजी रहती थी। पर एक दिन वो गया और घर फिर सूना हो गया। कहानी सुनकर दरबारियों की आंखें नम हो गई। अकबर ने कहा, ठीक है, जो भी हो, ये राज्य तुम्हारे साथ है। मैं आज अपने खास लोगों से कहूंगा कि वे तुम्हारे घर जाकर देख परख करें। पर तुम्हें यह जानना होगा कि कोई भी बादशाह किसी की जिंदगी का बदल नहीं कर सकता। बुजुर्ग ने सिर झुकाकर कहा, मुझे पता है, पर मैं उम्मीद रखना चाहता हूं ताकि मेरे दिन का अंधेरा कम हो सके। अकबर ने बुजुर्ग से कहा कि वो अपने दरबार का दरवाजा खुला रखेंगे और उसे किसी भी समय बुलाने का हुक्म देंगे। बुजुर्ग घर लौटा, पर उसकी आंखों में अब भी वे मुस्कान की लकीरें थी। लोगों ने सोचा कि ये एक और फसाना होगा, मगर अकबर का दिल कुछ बदल गया था। वो रात को अपने ख्वाबों में खेतों की खुशबू सूंघने लगा, किसी बूढ़े किसान की अपेक्षा में। दरबार ने भी चुपचाप काम शुरू कर दिया। कुछ युवाओं को कहा गया कि वे शहर के उन हिस्सों में जाकर देखें जहां मजदूर रहते थे। अनाथों के ठिकानों की सूची मांगी गई और सूचनाएं एकत्र की गई। दिन बीते, महीनों ने अपना चक्र पूरा किया और एक सर्दसी सुबह के साथ खबर आई। दरबार के गुप्त निगरानी से एक अनाथालय में एक लड़का मिला जिसका नाम पुरुषोत्तम था और जिसने अपना बचपन सड़क पर बिताया था। उसकी उम्र लगभग 20 के आसपास थी। आंखें तेज, पर चेहरे पर कठोरता की परतें पड़ी थी। वो अनाथालय से भागकर शहर के किनारे एक छोटी सी दुकान में काम करता था। लड़का चतुर था, पर किसी ने उसे घर नहीं कहा था। दरबारियों ने देखे खोजे और पाया कि पुरुषोत्तम में वो नाम, वो कुछ खासियतें थी जो किसी के अतीत को छुपा सकती थी। पर क्या वे सचमुच राहुल थे? कोई पुष्टि नहीं थी। अकबर ने बुलवाया और बुजुर्ग को दरबार में बुलाकर कहा, हमने एक लड़के को देखा है, वो अनाथ है, पर उसकी आंखों में कुछ बात है। तुम जाओ और उसे देखो। यदि तुम चाहो तो उसे अपने घर ले आओ और उसे अपना बेटा बना लो, पर यह फैसला तुम्हारा ही होगा। बुजुर्ग ने प्रभु से इकरार कर लिया। वहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। उसने देखा, लड़का कठोर था। उसका चेहरा शहर की चुनौतियों से गढ़ा हुआ था। पर जब वो बुजुर्ग की ओर देखा, उसकी आंखों में एक आश्चर्य सा चमक दिखी। बुजुर्ग ने कहा, मुझे लगता है कि उसे मैं अपने घर ले जाऊंगा, पर पहले उसे जानना होगा कि वो किसी दूसरे का बेटा भी हो सकता है। उसने लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने कहा, मेरा नाम पुरुषोत्तम है, पर लोग मुझे मुन्ना भी बुलाते हैं। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा। उसमें वो बचपन की जिज्ञासा थी और उसके हाथों में उस मिट्टी की खुशबू जो किसी दूर के गांव की याद दिलाती थी।
पर फिर एक पल में लड़के का चेहरा बंद हो गया। उसकी जिज्ञासा डर में बदल गई। तुम क्या चाहते हो? बुजुर्ग ने पूछा। लड़के ने कहा, मैं 2 चीजें चाहता हूं, खुद खुशी से नहीं जीना और किसी का साथ। पर मैं ये नहीं जानता कि मैं किसी के लिए कैसा बेटा बन पाऊंगा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बस आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेटा होने का मतलब क्या है। और यूं पुरुषोत्तम चले आ गए, बुजुर्ग के साथ, एक छोटे से झोले लेकर जो उनके पूर्व बेटे के झोले जैसा ही था। घर लौटने पर गांव के लोग हैरान थे। कोई कहता था कि ये कोई उपहार नहीं, ये सिर्फ एक अनाथ का पीछा है। पर बुजुर्ग की आंखों में जो खुशी थी वो असली थी। पुरुषोत्तम को गांव ने घेर लिया। वो शहर की लय में कुछ अनाड़ी दिखता था, पर उसके शब्दों में सादगी थी और उसकी हंसी में एक अजीब सी मिठास। बुजुर्ग ने उसे खेत के काम सिखाया, हाथ चलाना, मिट्टी की खुशबू समझना, बीज बोना, कुछ भी तेजी से नहीं बल्कि धीरे धीरे, जैसे किसी पत्थर की मोड़ में आकार देना। समय बीता और पुरुषोत्तम का चरित्र बदलने लगा। उसने बुजुर्ग के साथ खेत में काम किया। उसने बूढ़े का चश्मा ठीक किया। वो उसकी छत पर बैठकर हिस्ट्री सुनता और अपने मन के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ता गया। गांव के बच्चे उसके आसपास इकट्ठा होते और वो उन्हें शहर की लंबी लंबी कहानी सुनाता। कैसे उसने शहर के बाजारों में झूठ झूठ की चमक देखी और कैसे वो एक दिन भाग निकला। बुजुर्ग ने उसे प्यार दिया, पर वो कभी भी जोर से ये नहीं कहा कि वो उसका असली बेटा है, क्योंकि बुजुर्ग जानता था कि बेटा बनाना सिर्फ नाम देना नहीं, वो रिश्ता दिन प्रतिदिन बनता है। एक रात जब चांद पूरा था, पुरुषोत्तम गांव के बाहर बैठा था और उसकी आंखें कहीं खोई हुई थी। बुजुर्ग ने उसके पास बैठकर कहा, तुम्हें क्या हीरे की कमी है? तुम किस बात के लिए उदास हो? पुरुषोत्तम ने कहा, मुझे लगता है कि मैं कहीं खो गया हूं। मेरे भीतर कई चेहरे हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं किसी और का बेटा हूं जो कहीं गायब हो गया। पर फिर मुझे याद आता है कि अब मेरे पास एक घर है, एक बूढ़ा आदमी जो मेरा पेट भरता है। पर क्या यही काफी है? बुजुर्ग ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, जीवन में पहचान खोजने की ललक हर किसी में होती है, पर पहचान का अर्थ सिर्फ खून नहीं है, वो प्यार भी है, वो देखभाल भी है। जब तुम सुबह उठकर खेत जाओगे और मिट्टी तुम्हारे हाथों में आएगी, जब तुम किसी बीज को पानी दोगे और वो अंकुरित होगा, तब तुम्हें लगेगा कि तुम किसी का बेटा हो। इन शब्दों ने पुरुषोत्तम के अंदर एक हल्की सी रोशनी जलाई। समय के साथ पुरुषोत्तम ने इस घर को अपनाया। वो बूढ़े के साथ बाजार गया, घर की दीवारों पर तस्वीरें टंगी और गांव के बच्चों को पढ़ाया। लोग अब उसे राहुल नहीं कहते थे, वो पुरुषोत्तम था जो बुजुर्ग का बेटा बन चुका था। पर किस्मत के पन्ने अभी भी अनदेखे थे, क्योंकि शहर से एक दिन एक अजीब सी खबर आई। यही खबर दरबार तक पहुंची। अकबर के चश्मों का एक दरबार दूत आया और उसने सूचित किया कि शहर में एक निर्दयी गैंग पकड़ा गया है जो नौजवानों को फंसाकर उनकी पहचान छीन लेता था और उन्हें बेचा करता था। पकड़े गए लोगों के पास कुछ दस्तावेज मिले, जिसमें एक काला सा पत्र था जिस पर राहुल का नाम लिख हुआ था। यह देखकर दरबार में हड़कंप मच गया। क्या पुरुषोत्तम और राहुल का कोई संबंध था? क्या ये वही आदमी था जिसे वर्षों पहले खो दिया गया था? अकबर ने आदेश दिया कि मामले की तह तक जांच की जाए। दरबार के बुजुर्ग सलाहकारों ने शहर की जेलों से साक्ष्य मांगे और पुरानी पहचानों की पड़ताल शुरू हुई। दस्तावेजों की जांच में पाया गया कि जिस राहुल का नाम मिला था, उसके पास एक मिट्टी से सजी एक छोटी मूर्ति थी, एक ऐसी ही मूर्ति जिसकी नक्काशी पुरुषोत्तम के पास भी थी, और ऐसा जो केवल एक गांव के एक कारीगर ने बनाई थी। ये संयोग नहीं लग रहा था और दिलों में आशा की लौ फिर जगी, पर पुष्टि कठिन थी। पुरुषोत्तम के दांतों में एक निशान था, ठीक उसी तरह का निशान जो बुजुर्ग ने बताया था कि राहुल के दांतों में था। पास के मटकाकार ने भी पहचाना कि वो मूर्ति उसी गांव की थी जहां राहुल पला था।
हर छोटी छोटी चीज ने ये संकेत दिया कि शायद पुरुषोत्तम वही राहुल था। पर बड़ी बात यह थी कि पुरुषोत्तम खुद कुछ भी याद नहीं कर पाता था। उसका अतीत टूट सा गया था। अकबर ने फिर एक बार बुजुर्ग और पुरुषोत्तम दोनों को दरबार में बुलाया। उसने दोनों को गौर से देखा और कहा, साक्ष्य है पर ठोस नहीं, पर मैं जो करूंगा वो कुछ अलग होगा। मैं तुम्हें आज वही चीज दूंगा जो तुम्हें जरूरत है, सत्य की राह और समय का न्याय। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें एक सप्ताह के लिए शहर में रहने का मौका दूंगा, ताकि तुम अपनी पहचान की खोज कर सको। बुजुर्ग ने हिचकिचाते हुए कहा, बादशाह, मैं नहीं चाहता कि वो शहर की वो कठोर दुनिया फिर से देखे, पर अगर ये उसे अपना अतीत देगा तो मैं तैयार हूं। पुरुषोत्तम के चेहरे पर आशा और डर का मिश्रित भाव था। वो सप्ताह यूं ही नहीं बीता। शहर में पुरुषोत्तम ने जेलों, थानों और पनाह घर की सैर की। उसने उन लोगों से देखा मुलाकात की जिनके दस्तावेजों में राहुल का नाम दर्ज था। कुछ ने उससे कहा कि उसे वे लोग पकड़कर बेचते थे, पर एक बूढ़े दस्तावेजातकार ने एक पुराने कागज पर कुछ लिखा जो पुरुषोत्तम के हाथ कांप गए। कागज पर एक पंक्ति लिखी थी जिसको केवल राहुल ही दोहरा सकता था। एक बचपन की कविता की एक पंक्ति जो राहुल और उसके पिता अक्सर गुनगुनाया करते थे। पुरुषोत्तम ने वो पंक्ति पढ़ी और अचानक उसकी आंखें भर आई। उसके भीतर कुछ टूटा और झुनझुना सा बज उठा। यही वो पल था, यही वो कड़ी जिसने उसके अतीत के क्षणों को जोड़ना शुरू किया। स्मृतियां एक एक करके लौटने लगी, पहले धुंधली फिर साफ। उसने याद किया कि जब वो बच्चा था तो उसके पिता ने उसे खेतों में खड़े होकर कहा था कि दुनिया एक बड़ी किताब है और हर पन्ना पढ़ने का अधिकार है। उसने याद किया कि उसने अपनी मिट्टी की मूर्तियां बनाई और उन्हें बाजार में बेचने का सपना देखा। उन्होंने उसे कहा था कि सच्ची मेहनत किसी भी चमक से बढ़कर है। कभी कभी स्मृतियां दर्दनाक भी थी। उसने झूठ, बदमाशी और छल देखा था। उसे याद आया कि कैसे शहर के लालच ने उसे खींचा और कैसे एक रात वो उस गैंग के पास फंस गया जिसे बाद में पकड़ा गया था। पर इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ था बुजुर्ग का प्यार, जिसकी रूह अब उसके अतीत की सच्चाइयों से मिल रही थी। जब वो वापस गांव पहुंचा तो बुजुर्ग के आंसू और उसकी बाहों का कसना ही उससे ज्यादा सारी दलीलें थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और चुप्पी में वो सत्य मान लिया गया। पुरुषोत्तम ने कहा, अब मुझे पता है, मैं राहुल ही हूं, पर मैंने खुद को खो दिया था, पर अब मैं लौट आया हूं। बुजुर्ग ने कहा, तुम मेरे बेटे हो, चाहे तुम्हारा नाम जो भी हो, हमें फर्क क्या पड़ता है। गांव में उत्सव छिड़ गया। लोगों ने कहा कि यह चमत्कार है, कुछ ने कहा कि यह दरबार की दया है, पर सबसे बड़ी बात यह थी कि राहुल खुद भीतर से बदला हुआ था। उसने अपने दुख को समझा और उसे संभाला। उसने जो कुछ सीखा वो उसने गांव के लोगों के साथ बांट दिया। कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत, दूसरे के लिए सहानुभूति और सबसे बढ़कर अपने अतीत से सच्चे दिल से सामना। कई साल बीते। राहुल ने गांव के लिए छोटी सी पाठशाला खोली, बच्चों को पढ़ाया और उन युवाओं की मदद की जो शहर की गिरफ्त में फंस जाते। बुजुर्ग के आखिरी दिन बहुत शांति के साथ गुजरे। उसने देखा कि उसका घर फिर से बच्चों की हंसी से गूंज रहा है। वो एक शाम अकबर के नाम का एक खत लेकर बैठा। खत में उसने लिखा कि उसकी दया ने उसे फिर जीवन दिया। उसकी आखिरी सांस लेते समय उसने राहुल को अपनी बाहों में लिया और कहा, बेटा, अब तुम मेरा बेटा बनकर रहो और जिंदगी की खेती को प्यार से सींचो। राहुल ने बादशाह के दरबार में जो कुछ भी पाया था वो सिर्फ सत्य नहीं था, बल्कि उसने जाना कि परिवार की परिभाषा सिर्फ खून से नहीं होती। उसने जाना कि एक राजा की दया किस तरह से एक अकेले इंसान की दुनिया बदल सकती है। अकबर ने भी ये अनुभव किया कि न्याय और करुणा का मेल किसी भी राज्य की बुनियादी हड्डी बन सकता है। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जो बीते हुए क्षणों ने राहुल और बुजुर्ग को मिलाया
वो गांव की दहलीज से परे जाने लगी। उनके कामों ने आसपास के गांवों में उम्मीद जगाई। उन लोगों ने अनाथों के लिए खुद से पाठशालाएं खोली, उन युवाओं को पुनर्स्थापित करने के लिए योजनाएं बनाई, और सबसे बढ़कर उन्होंने समाज को सिखाया कि खो गया हुआ हमेशा मिट्टी में दफ नहीं रहता, कभी कभी उसे ढूंढने वाले भी होते हैं। और जब किसी शाम दरबार में एक और बूढ़ा आदमी आता और अकबर से कुछ पूछता, तब अकबर मुस्कुराकर कहता, हमारे यहां हर किसी की दया का एक रिकॉर्ड है, पर असली रिकॉर्ड तो उन लोगों की आंखों में होता है जिनके जीवन बदले हैं। जिंदगी की कहानी इतनी सरल नहीं होती, इसलिए ये कहानी एक किसान और एक बादशाह की नहीं, बल्कि एक आस के बारे में है। और उस आस की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि उसने दो अनजान दिलों को जोड़ दिया, एक राजा का और एक किसान का, और उन्हें एक ऐसा पति पत्नी नहीं, पर इतना रिश्ता दिया कि समय भी उसे पहचान न सके। बीरबल की कहानी, जिसमें उसने साबित किया कि बुद्धि की असली ताकत विनम्रता में होती है। सुनहरी सुबह थी, आगरा का आकाश नीला था, और फुहारों की नमी महल के बागों पर अब भी टिकी हुई थी। गंध राजकीय बागों में घुली हुई थी, गुलाब, जॉयफुल भंवरे और मिट्टी की हल्की सी खुशबू। दरबार के भीतर हल्की सी हलचल थी। दरबारियों के वस्त्र चमक रहे थे और मोहरों की झंकार हवा में टकरा रही थी। बादशाह अकबर अपनी उस आदत में थे कि वे रोजाना कुछ नया सुनना चाहते थे, कोई खबर, कोई दलील या कोई नई पहेली। पर आज उनकी आंखों में एक गंभीर चमक थी। वो चिंतित थे, क्योंकि कल रात से प्रतीत हो रहा था कि राज्य के कुछ विवाद बढ़ रहे हैं और लोगों की आवाजें दरबार तक पहुंच रही थी। बीरबल, जिसकी बुद्धि के चर्चे समूचे राज्य में थे, आज भी उसी अद्भुत शांति के साथ दरबार में बैठे थे। वे एक सादे कपड़े में थे, नियमित परिधान था उनका, कमल के फूल जैसी सहजता उनके चेहरे पर दिखती थी। अक्सर लोग सोचते थे कि हीरा और पद्म के बीच का फर्क क्या है। बीरबल का विवेक और विनम्रता कभी चमक के साथ नहीं आते थे, बल्कि वे शांति और सादगी से आते थे। इसी विनम्रता की वजह से लोग उन्हें कभी चिढ़ाते नहीं थे। बजाय इसके वे उन्हें प्यार करते और उनकी बातों का आदर करते थे। दरबार में आज दो व्यापारी आए। दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी थे। नाम था राजा रामदास और झलक रामचंद्र। दोनों ने एक ही खेत का दावा किया, एक उपजाऊ जमीन जो पिछले वर्षों से विवादास्पद रही थी। दोनों के दस्तावेज थे, दोनों के गवाह थे, और दोनों के पास अपनी अपनी दलीलें भी। जब मामला अकबर के दरबार तक पहुंचा तो बादशाह ने मुस्कुराकर कहा कि यह न्यायिक मामला है और उसे बुद्धिमत्ता से सुलझाया जाएगा। पर दोनों अपने अपने प्रतिष्ठा के लिए तत्पर थे, किसी भी तरह से हार स्वीकारना नहीं चाहते थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम जानते हो न्याय का रास्ता और लोग तुम्हारी समझदारी को मानते हैं। बताओ, हम इस मामले को कैसे सुलझाएं? बीरबल ने सिर झुकाया और विनम्रता से कहा, साहब, जहां दलीलें बराबर हों, वहां दिल की सुननी चाहिए। पर अगर दिलों को समझना हो तो कभी कभी बाहरी दिखावे से हटकर देखना पड़ता है। उनका स्वर शांत था, पर शब्दों में दृढ़ता थी। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से कहा कि वे अपनी अपनी कहानी विस्तार से बताएं। राजा रामदास ने कहा कि वो वर्षों से उस जमीन पर खेती करता आया है, उसकी फसलें वही उगा करती है और उसने इलाके वालों को भी आश्रय दिया है। झलक रामचंद्र ने दावा किया कि उसके पुरखों का दस्तावेज प्रमाण है और उसे कानूनी अधिकार वही दर्शाते हैं। जितना वे कहते गए उतना मामला उलझता गया। दरबार में बहस ऊंची हुई और दोनों ओर के समर्थक भी अपनी अपनी दलील दे रहे थे। कोई वकील आया, कोई नायब आया, पर कोई भी ये तय नहीं कर पा रहा था कि असल मालिक कौन है। अकबर का चेहरा गंभीर था। उन्हें यह देखना अच्छा नहीं लगा कि लोग आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि किसी भी विवाद से दुर्भावना और असहिष्णुता जन्म ले सकती थी। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी और कहा, साहब, मैं चाहता हूं कि हम इस जमीन का न्याय विनम्रता से करें। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि आज रात तक
हम दोनों ओर की जमीन की रक्षा और उपज के रिकॉर्ड रख लेते हैं और कल सुबह मैं एक निर्णय दूंगा। अकबर सहमत हुए, पर दोनों व्यापारियों को यह पसंद नहीं आया। उनका समय और प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। फिर भी उन्होंने अकबर के आदेश का पालन किया। रात आई और महल का आंगन शांत हो गया। चांदनी झिलमिला रही थी और लौह स्तंभों पर चांद का प्रतिबिंब चमक रहा था। बिरबल अपने छोटे से कमरे में बैठे थे। किताबें और पुराने दस्तावेज उनके चारों ओर थे, पर आज वे किताबों में नहीं बल्कि वास्तविक जीवन की पंक्तियों में जवाब खोज रहे थे। उनकी बुद्धि ने कहा कि साक्ष्य समझदार है, पर कहीं कुछ अधूरा है। उनकी अंतर्दृष्टि ने बताया कि यह मामला सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि लोगों के अहं और इज्जत का है। समझने वाली चीज विनम्रता है, बिरबल ने खुद से कहा। अगली सुबह बिरबल ने अकबर को बताया कि उन्होंने फैसला कर लिया है, लेकिन वो फैसला ऐसा होगा कि हर किसी का दिल शांत हो जाए। दरबार में सब उत्सुक थे। बिरबल ने कहा, हम दोनों व्यापारियों से कहेंगे कि वे आज से 1 महीने तक उस जमीन पर एक साथ खेती करें, लेकिन उनके बीच एक नियम होगा। जो भी किसान पहले अपनी फसल की रक्षा और देखभाल के साथ दूसरों की मदद करेगा, उसे ही ये जमीन दी जाएगी। राजा रामदास और झलक रामचंद्र हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि लड़ाई और कड़वी दलीलें ही बिल्कुल चक्रवात ला सकती हैं, पर बिरबल ने विनम्रता के साथ निर्णय दिया था। दोनों ने माना, पर दिलों में संशय था। फिर भी 1 महीने के लिए वे दोनों तैयार हो गए। पहला हफ्ता गुजरा। राजा रामदास ने अपनी पुरानी शान और परंपरा को लिए हुए व्यवहार किया। वो अपनी फसल की रक्षा में कड़ा रहा और दूसरों की सहायता करने में हिचक रहा था, क्योंकि उसे लगा कि इसलिए वो अपनी संपत्ति बचा लेगा। दूसरी ओर झलक रामचंद्र कुछ अलग व्यवहार करने लगा। उसने देखा कि खेत की सीमाएं छोटी हो या बड़े हो, काम तो इंसानों की अपनी सेटिंग्स पर निर्भर करते हैं। झलक ने अपने मजदूरों के लिए छाया का इंतजाम किया, पास के गांव के बच्चों को पढ़ाने का प्रबंध किया और जो छोटे किसान दिवालिया हो रहे थे उनकी मदद करने लगा। वो अपने अहंकार से परे निकलकर ईमानदारी और दया का प्रदर्शन कर रहा था। 20वें दिन तक क्या हुआ, दरबार के चश्मदीदों को भी एहसास हुआ कि झलक की नज़्म परवरिश में कुछ था। लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे और उसके खेत में एक अजीब तरह की जीवंतता दिख रही थी। राजा रामदास का खेत ठीक रहा, पर लोगों ने देखा कि वो जितना स्वयं के लिए खड़ा है उतना समाज के लिए नहीं। झलक की विनम्रता ने लोगों का दिल जीत लिया। वो हमेशा तैयार रहता किसी की मदद करने को, और उसकी बुद्धिमत्ता उसी विनम्रता में झलकती थी। एक दिन अचानक गांव के पास एक बियाबान तूफान आया। तेज हवाएं थी और गांव की छोटी छोटी झोपड़ियां थरथरा रही थी। कुछ किसान अपनी फसल बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। राजा रामदास अपने खेत की रक्षा में लगा रहा, पर उसकी कुछ दीवारें टूट गई और बवासीरों ने खेत में आकर फसलों को चराया। वही झलक रामचंद्र ने देखा कि एक बूढ़ा किसान रास्ता खो बैठा। उसकी मंडी टूट चुकी थी और वो घर लौट नहीं पा रहा था। झलक ने अपने मजदूरों से कहा कि वे बूढ़े किसान की सहायता करें, एवं उसी समय अपने खेतों की सुरक्षा भी की। झलक ने कुछ मजदूर राजा रामदास के खेत पर भेजे ताकि वे मदद कर सकें, और साथ ही अपने लोगों को गांव के घरों में राहत पहुंचाने की व्यवस्था की। तूफान के बाद लोगों ने देखा कि झलक का खेत थोड़ा सा कम प्रभावित हुआ। नहीं, उसकी फसलें नहीं तोड़ी गई, बल्कि कुछ भागों में बेहतर बढ़ती दिखी। राजा रामदास का खेत भी ठीक था, पर उसकी प्रतिष्ठा झलक के सामने फीकी पड़ने लगी, क्योंकि झलक ने साबित किया कि उसकी बुद्धि केवल हिसाब किताब की नहीं बल्कि दिल की भी थी। समय बीता और 1 महीने पूरे हुए। बिरबल ने दरबार बुलाया और दोनों व्यापारियों को सामने खड़ा कर दिया। वो मुस्कुराए और बोले, हमने देखा कि किसने क्या किया। दस्तावेज, गवाह और अधिकार तो महत्वपूर्ण है, पर समाज की भलाई
और इंसानी रिश्ता भी उतना ही अहम है। बीरबल ने आगे कहा, इस समय मैं निर्णय नहीं दे रहा, क्योंकि ऐसा फैसला केवल लिखित अधिकार से नहीं तय होता। निर्णय तो उस व्यक्ति का होना चाहिए जो विनम्रता से, सहानुभूति से और धैर्य से समाज की सेवा करे। और आज वो व्यक्ति झलक रामचंद्र है। दरबार में जैसे सन्नाटा छा गया, क्योंकि अधिकतर लोगों ने राजा रामदास को विजेता मान लिया था। पर बिरबल ने मुस्कान के साथ एक और सत्य कहा, पर मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि विनम्रता का मतलब घमंड से बचना होता है, न कि अपनी लाचारी दिखाना। असली बुद्धि उसमें है जो अपने ज्ञान को दिखाकर नहीं, बल्कि अपने काम से लोगों को बचाकर भी दिखाती है। राजा रामदास ने बहुत विरोध किया। उसने कहा कि दस्तावेज और पुरखाक उसे जमीन का मालिक बताते हैं। पर बिरबल ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे पास कागज है, पर झलक के पास लोगों का भरोसा है। और जब कोई फैसला सामाजिक भलाई का प्रभावित करता है, तो उस समय भरोसा अधिक मायने रखता है। तुम अपने कागजों के साथ रहो, पर याद रखो कि अहंकार और केवल अपने हित की रक्षा कभी कभी समाज में दरारें डाल देता है। इस पर बादशाह ने थोड़ी टोक लगाई। सच कहा बिरबल, राज्य का दायित्व केवल कानून थोपना नहीं, पर समाज की भलाई सुनिश्चित करना भी है। बीरबल ने तब राजा रामदास से कहा, तुम्हारी दयनीयता का भी मूल्य है। तुम्हें यह जमीन नहीं दी जा रही है, पर तुम्हें कुछ हिस्सेदारी दी जाएगी और तुम संयुक्त रूप से जंगल की संरचना में मदद करोगे। राजा रामदास को यह स्वीकार करना पड़ा। उसने सिकुड़कर झुकाव दिखाया और विनम्रता के साथ कहा, ठीक है, मैं सीख रहा हूं। इस क्षण में वो समझ गया कि जीत सिर्फ अधिकार पाने में नहीं, बल्कि अपनी मानसिकता बदलने में है। समाप्ति के समय बिरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, साहब, आज हमने देखा कि बुद्धि केवल तर्क और योजना नहीं होती, वो विनम्रता में भी रहती है, क्योंकि विनम्रता लोगों को जोड़ती है और समाज को समृद्ध बनाती है। अकबर ने सिर हिलाया और दरबार ने तालियां बजाई। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। वर्षों बाद अमेरिका, माने नहीं, भारत में लोग झलक की कथा सुनाते। बच्चे ये सीखते थे कि विनम्रता कभी हार नहीं देती, बल्कि वो जीत का असली रास्ता है। राजा रामदास, जिसने हार स्वीकार की थी, उसने अपने जीवन के बाद उन लोगों के लिए ठिकाने और अनाज का वितरण कराया और गांव के साथ मिलकर सामाजिक योजनाएं चलाई। झलक ने अपने खेतों को और बेहतर बनाया और लोगों के लिए स्कूल खोला। और बिरबल बस मुस्कुराकर बैठा करता। उसकी विनम्रता से लोगों ने बुद्धि का असली चेहरा जाना। कई वर्षों बाद जब अकबर ने बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ाया, वो अक्सर बिरबल के पास बैठकर कहता, तुमने आज भी मुझे एक नई बात सिखलाई कि बुद्धि को विनम्रता के साथ चलाना चाहिए। बिरबल केवल उत्तर देता, साहब, जो चीज दिल को जोड़ दे वही बुद्धिमानी है। और अकबर समझ गया कि एक सच्चा राजा वही है जो अपने दरबार में विनम्रता और समझदारी का मेल बनाकर रखे। इस कहानी का आखिरी पाठ यह है कि बुद्धि की ताकत सिर्फ दिमाग में नहीं, बल्कि उसके व्यवहार में नजर आती है। जो व्यक्ति अपनी जीत को कभी बढ़ाकर नहीं दिखलाता, जो अपने ज्ञान को हावी कर दूसरों की गरिमा न खोले, वही सच्चा विजेता है। बिरबल ने न केवल एक विवाद सुलझाया था, बल्कि लोगों के दिलों में मानवीय गुणों को भी जगा दिया था। और जब कभी कोई युवा दरबार में आता और पूछता, बीरबल, आप इतनी बुद्धिमत्ता कैसे रखते हैं? बिरबल बस मुस्कुराकर कहता, मित्र, बुद्धि का असली मर्म तब दिखता है जब वो विनम्रता से काम करे, क्योंकि विनम्रता से ही लोग दिल से जुड़ते हैं। कहानी यही समाप्त होती है, पर जो शिक्षा मिलती है वो आज तक अमर बनी रहती है। विनम्रता से बुद्धि को जोड़ो और संसार तुम्हारे कदमों में झुक जाएगा। जब अकबर ने पूछा, सबसे बड़ी हार क्या है? और बीरबल ने कहा, जब इंसान खुद से हार जाए। दरबार की सुबह हमेशा की तरह शाही परिधान, तांबे की घंटियों और मसालेदार चाय की खुशबू के साथ आई। पर आज का दिन कुछ अलग था। महल की लाल दीवारों पर उभरती रोशनी किसी पुरानी याद को जगाती थी और अकबर के चेहरे पर
जो गंभीर चंचलता थी, वो दरबारियों के दिलों में हल्की जिज्ञासा पैदा कर रही थी। उसी कड़क सुबह अकबर ने बिना किसी पूर्व सूचना के दरबार को आदेश दिया कि आज वो एक ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब न सिर्फ दलीलों से आएगा बल्कि आत्मा की तह से भी निकलेगा। बीरबल, जो हंसी खुशी और मिठास भरे अंदाज में सवालों के जवाब दिया करते थे, आज थोड़े गंभीर लग रहे थे। उनके कपड़े उतने ही साधारण थे, सफेद केसर का धोया हुआ कपड़ा और सर पर हल्का तुर्की टोपी, पर आंखों में गहरी समृद्धि झलक रही थी। उनके साथ बैठे अकबर के सलाहकार, कवि और व्यापारी सब कान लगाकर सुनने को तैयार थे। आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अकबर ने कहा। आवाज में वो आदर और जिज्ञासा दोनों थे। सबसे बड़ी हार क्या है? दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई, क्योंकि इस प्रश्न में केवल न्याय की नहीं, जीवन की ही कसौटी छिपी थी। क्या ये हार तलवार से, धन से या राजसी मान से जुड़ी थी? सभी दरबारियों के मन में अलग अलग कल्पनाएं दौड़ने लगी। कई लोगों ने अपनी अपनी राय दी। कोई कहने लगा कि सबसे बड़ी हार वीरता की हार है, कोई कहने लगा कि ये आर्थिक पतन है। पर अकबर का चेहरा कुछ और जानना चाहता था। वो उस जवाब की तलाश में था जो किसी कागज पर नहीं लिखा जाता था, बल्कि किसी इंसान के दिल में विराजमान होता था। वो बीरबल की ओर टेढ़ी मुस्कान के साथ देखने लगा, क्योंकि बीरबल की बुद्धि केवल दिमाग की नहीं बल्कि दिल की भी थी। बीरबल ने कुछ पल आंखें बंद रखीं और फिर धीरे धीरे बोले, साहब, जब इंसान खुद से हार जाए वही सबसे बड़ी हार है। ये उत्तर सुनकर कुछ दरबारियों ने सर हिलाया, पर कुछ ने हैरानी से पूछा, कैसे बीरबल? खुद से हारना कैसा होता है? बीरबल ने कहा, जब कोई व्यक्ति अपने सिद्धांत, अपने आदर्श और अपने सच्चे हौसलों को किसी भी बहाने से त्याग दे, जब वो अपने डर, शक या लालच के आगे झुक जाए और अपने भीतर के सच्चे स्वर को दबा दे, तभी वो वास्तव में हारता है। बाह्य हार तो पल भर की होती है, पर आंतरिक हार वो है जो जीवन के हर वक्त पर असर डालती है। उनकी आवाज में एक नजाकत थी जो शब्दों को गहराई दे रही थी। अकबर ने चाहकर भी बीरबल से अगला प्रश्न टाल नहीं पाया। तो तुम बताओ बीरबल, क्या तुमने कभी किसी को ऐसे देखा है? क्या ये कभी किसी के साथ हुआ है कि वो खुद से हार गया? बीरबल ने एक छोटी सी हंसी की आवाज निकाली जो किसी पुराने किस्से के पन्ने पलटने जैसी थी। साहब, वो बोले, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं। एक ऐसी कहानी जिसमें मैंने ये देखा कि कैसे एक बहादुर इंसान अपने ही भीतर की लड़ाई हार सकता है, पर किस तरह एक छोटी सी चिंगारी उसे फिर से जगा सकती है। और इस तरह बीरबल ने अपनी कथा की शुरुआत की। कथा जो न सिर्फ अकबर के दरबारियों को बल्कि खुद बादशाह को भी कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी गांव के एक किनारे की थी, एक गांव जहां किसान अपने खेतों से जुड़े थे और लोगों की जिंदगी से रिश्ते मिट्टी और मौसम के साथ गूंथे थे। उस गांव में एक युवक था, नाम था हारून। हारून बचपन से ही तेज, साहसी और समाज के प्रति संवेदनशील था। उसके पिता ने उसे बताया था कि किसान के हाथ में धरती है और उसकी आत्मा में सच्चाई। हारून ने बचपन से ही ये सीख ली थी और अपने गांव में उसकी इज्जत थी। पर किसी पीढ़ी से ऊर्जा हो या किस्मत का खेल, हारून का जीवन अचानक बदल गया जब उसके पिता की अकस्मात मृत्यु हुई। इस दुख ने हारून को दो हिस्सों में बांट दिया, एक वो जो गांव और जमीन से जुड़ा था और दूसरा वह जो अंदर भीतर टूट कर पड़ा। उस टूटन ने हारून के भीतर एक खालीपन छोड़ दिया, एक ऐसी खाली सी जगह जहां पहले उसके आदर्श बसे थे। वो खालीपन धीरे धीरे उसके निर्णयों को प्रभावित करने लगा। नजदीकी शहर की चमक और शहर के लोगों की बड़ी बड़ी बातों ने हारून को अपने महत्व का बोध कराया। वो सोचने लगा कि गांव में उसकी पहचान केवल मेहनत से है, पर शहर में अवसर बड़े थे। कुछ लोगों ने उसे सुझाव दिया कि वो शहर जाए और बड़ा व्यापार सीखे। हारून ने सोचा कि शायद यही उसका भाग्य है, पर उसने गांव, खेत
और अपने पिता के आदर्शों से दूरी बना ली। धीरे धीरे वो रातों को शहर में बिताने लगा और दिन में केवल थकासा काम करके घर लौटता। धीरे धीरे उसकी आत्म गौरव और आत्मसम्मान में परिवर्तन आने लगा। पहले वो गांव के सब कामों में सबसे आगे रहता था, पर अब वो जल्दी जल्दी काम करता, पर उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं रही। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वो न सुनता। पर सबसे दर्दनाक तब हुआ जब उसने अपने पिता की पुरानी झोपड़ी बेचने और अपनी जमीन का एक हिस्सा गिरवी रखने का मन बनाया। उसके मन में अब लालच ने घर कर लिया था। ये वही स्थिति थी जिसे बीरबल ने खुद से हार जाना बताया। एक अंदरूनी उधेड़बुन जहां इंसान अपनी जड़ों और अपनी आवाज को त्याग देता है। हारून ने अपने भीतर की सच्ची जरूरतों को अनसुना किया और बाहरी चमक के पीछे भागा। एक दिन गांव में एक पुराना संत आया। उसके वस्त्र जले हुए थे और आंधी झोंका उसके बालों में थे। वो चुपचाप गांव की गलियों में घूमता, लोगों की छोटी छोटी तकलीफों पर ध्यान देता और फिर कुछ कहकर चला जाता। हारून ने उस संत की उपेक्षा की। वो शहर की बातों में मग्न था, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। संत ने हारून के पिता की कब्र पर बैठकर कहा, तुम्हारा बेटा खोया हुआ दिखता है। गांव वालों ने सोचा कि ये बात बस प्रेम की बहक है, पर संत की आंखों में ऐसी गहराई थी कि हारून भी सुनने को मजबूर हुआ। संत ने हारून से कहा, कभी कभी इंसान जीतने की चाह में अपने असली लक्ष्य खो देता है। एक दिन वह अपने घर लौटता है और पाता है कि उसे कोई पहचान ही नहीं मिलती। हारून ने कहा, पर मैं कौन हूं? मैं क्या करूं? संत ने मुस्कुरा कर कहा, खुद को ढूंढो, नहीं तो कोई और तुम्हें ढूंढेगा। संत की ये बातें हारून के दिल में गूंजी, पर वो तुरंत अपनी पुरानी राह पर लौटकर नहीं आया। कुछ दिनों बाद गांव पर अकस्मात सूखा पड़ा, फसलें मुरझाने लगी और गुजर बसर कठिन। हारून ने महसूस किया कि उसका छोटा सा संसार भी उसके कामों पर निर्भर था। लोगों ने मदद की गुहार लगाई, पर हारून ने आर्थिक लाभ के लिए अपनी जमीन बेचने के विचार को आगे बढ़ाया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक रात जब पूरा गांव थका हुआ सो रहा था, हारून किसी आवाज पर उठा। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत, जिसका नाम दुर्गा था, उसकी झोपड़ी के पास खड़ी थी। दुर्गा ने कहा, बेटा, तुम अपनी जमीन क्यों बेच रहे हो? हारून ने कहा, मुझे पैसे की जरूरत है। दुर्गा ने कहा, पैसे हर चीज का हल नहीं, पर अगर तुम आत्मा बेच दोगे तो फिर वापसी मुश्किल है। यह बात हारून की रगों में तीर की तरह घुस गई। काफी दिनों की ओड़ में हारून का मन भी घुटता गया। वो रातों को नींद नहीं ले पाया और दिन में भी उसका चेहरा फीका पड़ता गया। उसने अपने कर्मों को गलत समझना शुरू किया, पर गर्व और अहंकार ने उसे बदलने नहीं दिया। यही समय था जब गांव में बीरबल का एक मित्र आया। वो एक मुस्कुराता हुआ नौकर था जो अक्सर बीरबल की कहानियां गांवों तक पहुंचाया करता था। उसने सुना कि हारून परेशान है और उसने बीरबल को पत्र लिखा। बीरबल ने तुरंत जवाब नहीं भेजा, पर वो खुद उस गांव की ओर निकल पड़ा, क्योंकि कभी कभी बातों का असर दूर तक रहता है। बीरबल गांव पहुंचे तो उन्होंने पाया कि हारून का चेहरा वैसा नहीं रहा जो बचपन में दिखता था। उन्होंने हारून की आंखों में झलकती उदासी देखी और बिना किसी तीर तरक की बात के बोले, बेटे, क्या तुम अपने पिता की मट्टी को याद करते हो? हारून ने सिर हिलाया, पर आंखें झुकी रही। बीरबल ने तब उसे पुरानी कहानी सुनाई। एक कहानी कि कैसे एक मेरा हुआ कवि अपनी कलम को खो बैठा और फिर उसे एक दिन एक बच्चे की हंसी ने लौटा दिया। बीरबल ने हारून से कहा, तुम्हारी हार इस बात में है कि तुमने अपनी आवाज को चुप कर दिया है, पर वो आवाज फिर से उठ सकती है यदि तुम उसे सुनो। हारून ने कहा, पर मैं कैसे? मैं तो बहुत बदल चुका हूं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तुम बदलोगे नहीं। अगर तुम खुद को बदलने की ठानोगे तो बदल जाओगे। यह कथन सरल था, पर उसके पीछे गहरी सच्चाई थी। उस शाम बीरबल ने पूरा गांव इकट्ठा किया और सभी को कहा कि अगले सुबह
वे खेतों में सभी मिलकर काम करेंगे। कई लोगों ने आश्चर्य से पूछा कि बीरबल क्यों आए हैं, पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये उनकी जमीन की लड़ाई नहीं है, बल्कि आत्मा की लड़ाई है। एक लड़ाई जिसमें हारून आत्मशत्रु बन गया है। सबने तय किया कि अगली सुबह वे हारून के साथ काम करेंगे, ताकि वो फिर से अपने हाथों की मिट्टी की खुशबू महसूस कर सके। अगली सुबह सूरज निकलते ही गांव वालों ने हारून के साथ मिलकर खेतों में काम शुरू किया। उन्होंने उसे छोटे छोटे काम दिए, बीज बोना, नदियों के किनारे पगडंडियों की मरम्मत और बूढ़ों की पीठ थपथपाना। हर काम के साथ हारून की आंखों में फिर वो चमक लौट आई। धीरे धीरे उसकी उदासी फीकी पड़ने लगी। उसने महसूस किया कि मानवीय संबंधों और मिट्टी की खुशबू में जो सुकून था, वो किसी बाहरी संपत्ति में नहीं मिलता। पर असली मोड़ तब आया जब हारून ने दुर्गा के साथ एक रात अपने पिता की कब्र पर बैठकर बात की। दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने अपनी असल जीत खो दी थी, पर अब तू उसे वापस पा रहा है। जीत का मतलब केवल धन नहीं, बल्कि आत्मा की शांति भी है। हारून ने आंसू छुपाते हुए कहा, मैंने अपने अंदर जो कुछ खो दिया था, उसे मैं अब पाना चाहता हूं। और इसी तरह उसने गांव की मदद करने का संकल्प लिया। समय के साथ हारून ने अपनी जमीन बचा ली। उसने अनाथों को पढ़ाया और गांव में एक छोटी सी पाठशाला खोली। लोगों ने कहा कि हारून ने खुद से जीत हासिल की, क्योंकि उसने फिर से अपनी पहचान को स्वीकार किया और बाहरी चमक के पीछे न भागकर अपने अंदर की आवाज सुनी। बीरबल ने अकबर के दरबार में जब यह कहानी सुनाई तो बादशाह की आंखों में चमक लौट आई। वो समझ गए कि बीरबल जितनी सरलता से बात करते थे, उतनी ही गहनता से वे जीवन की जटिलताओं को समझते थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या हर हार का मतलब यही नहीं कि कोई पर्दा गिरता है? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं साहब, बाहरी हार अस्थायी होती है, पर आत्मा की हार स्थायी होती है, जब तक इंसान उसे पहचान कर बदलने की कोशिश नहीं करता। अकबर ने तब एक आदेश दिया। राज्य भर में अपने अधिकारियों को कहा कि वे गांवों की निगरानी के साथ साथ लोगों की भावनात्मक और सामाजिक स्थितियों को भी देखेंगे, क्योंकि एक राजा का काम केवल कर वसूलना और कानून बनाना ही नहीं, बल्कि ये भी है कि वो अपने लोगों के अंदर के रूप रंग और उनकी आत्मा की दशा को समझे। एक सप्ताह के भीतर कई स्थानों पर समाज कार्य शुरू हुए, पाठशालाएं, अनाथ आश्रय और किसान परामर्श शिविर। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जब इंसान खुद से हार जाता है तो वो छोटी छोटी चीजों में खो जाता है, उसकी मुस्कान, उसकी करुणा और उसकी सच्ची पहचान। पर यदि कोई उसके अंदर की चिंगारी को जगा दे तो वो फिर से पंख पसार सकता है। कहानी का आखिरी दृश्य बहुत प्यारा था। अकबर और बीरबल महल की छत पर बैठे थे। हवा ठंडी थी और दूर से बाजार की हल्की सी हलचल सुनाई दे रही थी। अकबर ने कहा, तुमने आज मुझे वो उत्तर दिया जो मेरे दिल ने ढूंढा था। मैं इसे अपने दरबार की नीति में जोड़ूंगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, साहब, सच्चाई यह है कि हम सभी में कभी कभी पिछड़ जाने या हार मान लेने की प्रवृत्ति आती है, पर असली बहादुरी उस समय दिखती है जब हम खुद को वापस जीतने की ठान लेते हैं। और इसी भावना के साथ कहानी समाप्त होती है। एक छोटी सी कहानी जिसमें एक बड़े से प्रश्न का सरल उत्तर मिला। जीवन की सबसे बड़ी हार वो है जब हम खुद से हार मान जाए, पर सबसे बड़ी जीत भी तब हासिल होती है जब हम फिर से अपने आप को जीतने का साहस कर लें। जब बीरबल ने अकबर को कहा, कभी कभी जीतने के लिए झुकना पड़ता है और वही सबसे बड़ी जीत होती है। आगरा के महल की दीवारों पर सूरज की पहली किरणें गुलाबी पीली छाया बिखेर रही थी। महल के आंगन में हल्की सी हलचल थी। नए दिन की तैयारियां, जोश और कुछ तोड़ी सी बेचैनी। उसी सुबह अकबर की आंखों में कुछ अलगसा भाव था। वे चिंतन में डूबे हुए थे। उनके दरबारियों ने देखा कि आज बादशाह के शब्दों में गंभीरता के साथ एक प्रकार की जिज्ञासा भी थी। उस दिन वे किसी बड़े फैसले से पहले कुछ नई परख करना चाहते थे। एक ऐसी परीक्षा
जो सिर्फ कागज के दावे से बहस करके नहीं जांची जा सकती थी। बीरबल हमेशा की तरह सादगी से दरबार में मौजूद थे। उनका चेहरा शांत और मुस्कुराहट में डूबा हुआ था। वे जानते थे कि अकबर की सोच में आज कुछ अलग है, क्योंकि अकबर अक्सर उन्हीं की बुद्धि से सलाह लेते और उन्हीं की सूझबूझ पर भरोसा करते थे। उस सुबह अकबर ने कहा, बीरबल, आज मैं जानना चाहता हूं, क्या हमेशा लड़ना ही जीत है? क्या कभी कभी हार कर कुछ जीतना भी संभव है? दरबार में ऐसी बातें अक्सर सुनने को मिलती थी, पर इस प्रकार की परीक्षा किसी भी साधारण मामले की तरह नहीं थी। ये मानवीय स्वभाव और समर्पण की कसौटी थी। बीरबल ने गहरी सांस ली, पर वे मुस्कुराए और बोले, साहब, जीत की परिभाषा कई रूपों में होती है। मैं अगर एक कहानी सुनाऊं तो शायद बात साफ हो सके। अकबर ने आदेश दिया कि कहानी सुनाइए, और पूरा दरबार चुपचाप सुनने के लिए तैयार हो गया। बीरबल की कहानी एक छोटे से गांव की थी। एक गांव जो नदी के किनारे बसा था। उसकी मिट्टी सोना उगाती और लोग मेहनत से जीवन जीते थे। उस गांव में 2 भाई रहते थे, नारायण और पद्मनाभ। दोनों ही मेहनती और ईमानदार थे, पर स्वभाव में कुछ भिन्नता थी। नारायण स्वभाव से जिद्दी और गर्वीला था। वो हमेशा अपने सम्मान और अधिकार के लिए लड़ता रहता था। दूसरी ओर पद्मनाभ धीमा, शांत, विनम्र और विचारशील था। लोग उसे प्यार से पंडित जी कहकर बुलाते थे। गांव की उस जमीन पर, नदी के उस मोड़ पर, एक पुराना बरगद था और उसके आसपास गांव की जनता एक बड़े उत्सव की तरह इकट्ठी होती थी। बरगद की छाया में पंचायत होती, दीप जलते और बच्चों की हंसी गूंजती। पर एक साल अचानक सूखा पड़ा, नदी का पानी घट गया और गांव की जरूरतें बढ़ गई। बात तब बिगड़ी जब गांव के कुछ ऊपरी हिस्सों में एक बरसाती नहर के कारण पानी की कमी की समस्या ने जन्म लिया। नहर के किनारे दोनों भाइयों की जमीनें पड़ती थी और पानी का वितरण लेकर दोनों में विवाद हो गया। दोनों का दावा था कि वही जमीन पहले से उनकी है और वे पानी के अधिकार से जुड़े हुए हैं। पंचायत में दोनों ने अपने अपने तर्क रखे। नारायण ने जोर दिया कि उसके कागज, उसके पुश्तैनी दावे सही है। पद्मनाभ ने कहा कि पानी की जरूरत गांव के लिए सामूहिक है और किसी एक का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तर्क तेज हो गए। गांव की हवा में कटुता समा गई। नारायण ने कहा, होता है कि जो अपने हक के लिए खड़ा नहीं होता वो खो देता है, और इसी बात पर वो लड़ाई झगड़े की राह पर चल पड़ा। पद्मनाभ ने शांत स्वर में कहा, हक जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है लोगों के बीच सौहार्द। हम एक गांव है, अगर आप लड़ोगे तो सबका विनाश होगा। पर नारायण का मन नहीं माना। उसने अदालत के दस्तावेज, गवाह और अपने अधिकार दिखाकर जमीन पर पट्टा दिलवाने की कोशिश की। पंचायत के कुछ सदस्य नारायण के साथ खड़े हो गए, कुछ पद्मनाभ के। गांव कट गया और रिश्तों में दरारें आनी शुरू हुई। बीरबल ने गांव के किसी बड़ों द्वारा सुना कि दोनों भाइयों का झगड़ा अब इतना बढ़ गया है कि लोग बाहर के लोगों की मदद लेकर अपने अपने पक्ष मजबूत करने लगे हैं। इस खबर ने बीरबल को सोचने पर मजबूर किया कि किस तरह का समाधान लाया जाए जिससे न केवल विवाद खत्म हो बल्कि गांव की शक्ल भी सुधर जाए। बीरबल गांव पहुंचे और उन्होंने देखा कि नारायण का बजरुस भरा हुआ चेहरा कुचला हुआ था। वो जीत के लिए तैयार था, पर उसके आत्मगौरव ने उसे अंधेरे में धकेल दिया था। पद्मनाभ शांत था, पर उसकी आंखों में चिंता थी कि गांव का मेल कैसे बनेगा। बीरबल ने दोनों भाइयों को अलग अलग बुलाया और उनसे कहा कि वे कुछ दिनों तक नहर के पास साथ काम करें। न किसी के पक्ष में कोई फैसला करेगा और न ही कोई भाग लेगा। बस काम करो और देखो कि किसका व्यवहार क्या दिखाता है। दोनों भाइयों ने अनिच्छा से ये स्वीकार किया। नारायण की आंतरिक गरिमा उसे रोकती थी, पर पंचायत के दबाव के कारण उसने कहा। उस दिन से दोनों भाइयों ने नहर की मरम्मत, पानी के तालाबों की सफाई और साथ ही बाढ़ के खिलाफ सुरक्षा की योजना बनानी शुरू की। पहले कुछ दिनों तक नारायण का रवैया वैसा ही रहा।
वो अपने काम में कट्टर, आदेशक और चिड़चिड़ा दिखा। पद्मनाभ धीरे धीरे मजदूरों के साथ घुल मिल गया, बच्चों को पढ़ाया और बूढ़ों की सहायता की। धीरे धीरे वो गांव वालों के बीच एक भरोसे का केंद्र बनता गया। लोग उसे अपनी समस्याएं बताते और वो हल ढूंढ लाता। आंसू छुपाते हुए कहा, मैंने अपने अंदर जो कुछ खो दिया था उसे मैं अब पाना चाहता हूं। और इसी तरह उसने गांव की मदद करने का संकल्प लिया। समय के साथ हारून ने अपनी जमीन बचा ली। उसने अनाथों को पढ़ाया और गांव में एक छोटी सी पाठशाला खोली। लोगों ने कहा कि हारून ने खुद से जीत हासिल की, क्योंकि उसने फिर से अपनी पहचान को स्वीकार किया और बाहरी चमक के पीछे न भागकर अपने अंदर की आवाज सुनी। बीरबल ने अकबर के दरबार में जब यह कहानी सुनाई तो बादशाह की आंखों में चमक लौट आई। वो समझ गए कि बीरबल जितनी सरलता से बात करते थे, उतनी ही गहनता से वे जीवन की जटिलताओं को समझते थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या हर हार का मतलब यही नहीं कि कोई पर्दा गिरता है? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं साहब, बाहरी हार अस्थायी होती है, पर आत्मा की हार स्थायी होती है, जब तक इंसान उसे पहचान कर बदलने की कोशिश नहीं करता। अकबर ने तब एक आदेश दिया। राज्य भर में अपने अधिकारियों को कहा कि वे गांवों की निगरानी के साथ साथ लोगों की भावनात्मक और सामाजिक स्थितियों को भी देखेंगे, क्योंकि एक राजा का काम केवल कर वसूलना और कानून बनाना ही नहीं, बल्कि ये भी है कि वो अपने लोगों के अंदर के रूप रंग और उनकी आत्मा की दशा को समझे। एक सप्ताह के भीतर कई स्थानों पर समाज कार्य शुरू हुए। पाठशालाएं, अनाथ आश्रय और किसान परामर्श शिविर। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जब इंसान खुद से हार जाता है तो वो छोटी छोटी चीजों में खो जाता है, उसकी मुस्कान, उसकी करुणा और उसकी सच्ची पहचान। पर यदि कोई उसके अंदर की चिंगारी को जगा दे तो वो फिर से पंख पसार सकता है। कहानी का आखिरी दृश्य बहुत प्यारा था। अकबर और बीरबल महल की छत पर बैठे थे। हवा ठंडी थी और दूर से बाजार की हल्की सी हलचल सुनाई दे रही थी। अकबर ने कहा, तुमने आज मुझे वो उत्तर दिया जो मेरे दिल ने ढूंढा था। मैं इसे अपने दरबार की नीति में जोड़ूंगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, साहब, सच्चाई यह है कि हम सभी में कभी कभी पिछड़ जाने या हार मान लेने की प्रवृत्ति आती है, पर असली बहादुरी उस समय दिखती है जब हम खुद को वापस जीतने की ठान लेते हैं। और इसी भावना के साथ कहानी समाप्त होती है। एक छोटी सी कहानी जिसमें एक बड़े से प्रश्न का सरल उत्तर मिला। जीवन की सबसे बड़ी हार वो है जब हम खुद से हार मान जाए, पर सबसे बड़ी जीत भी तब हासिल होती है जब हम फिर से अपने आप को जीतने का साहस कर ले। जब बीरबल ने अकबर को कहा, कभी कभी जीतने के लिए झुकना पड़ता है और वही सबसे बड़ी जीत होती है। आगरा के महल की दीवारों पर सूरज की पहली किरणें गुलाबी पीली छाया बिखेर रही थी। महल के आंगन में हल्की सी हलचल थी। नए दिन की तैयारियां, जोश और कुछ तोड़ी सी बेचैनी। उसी सुबह अकबर की आंखों में कुछ अलगसा भाव था। वे चिंतन में डूबे हुए थे। उनके दरबारियों ने देखा कि आज बादशाह के शब्दों में गंभीरता के साथ एक प्रकार की जिज्ञासा भी थी। उस दिन वे किसी बड़े फैसले से पहले कुछ नई परख करना चाहते थे। एक ऐसी परीक्षा जो सिर्फ कागज के दावे से बहस करके नहीं जांची जा सकती थी। बीरबल हमेशा की तरह सादगी से दरबार में मौजूद थे। उनका चेहरा शांत और मुस्कुराहट में डूबा हुआ था। वे जानते थे कि अकबर की सोच में आज कुछ अलग है, क्योंकि अकबर अक्सर उन्हीं की बुद्धि से सलाह लेते और उन्हीं की सूझबूझ पर भरोसा करते थे। उस सुबह अकबर ने कहा, बीरबल, आज मैं जानना चाहता हूं, क्या हमेशा लड़ना ही जीत है? क्या कभी कभी हार कर कुछ जीतना भी संभव है? दरबार में ऐसी बातें अक्सर सुनने को मिलती थी, पर इस प्रकार की परीक्षा किसी भी साधारण मामले की तरह नहीं थी। ये मानवीय स्वभाव और समर्पण की कसौटी थी। बीरबल ने गहरी सांस ली, पर वे मुस्कुराए और बोले, साहब, जीत की परिभाषा कई रूपों में होती है। मैं अगर एक कहानी सुनाऊं तो शायद बात साफ हो सके।
अकबर ने आदेश दिया कि कहानी सुनाइए और पूरा दरबार चुपचाप सुनने के लिए तैयार हो गया। बीरबल की कहानी एक छोटे से गांव की थी। एक गांव जो नदी के किनारे बसा था। उसकी मिट्टी सोना उगाती और लोग मेहनत से जीवन जीते थे। उस गांव में 2 भाई रहते थे, नारायण और पद्मनाभ। दोनों ही मेहनती और ईमानदार थे, पर स्वभाव में कुछ भिन्नता थी। नारायण स्वभाव से जिद्दी और गर्वीला था। वो हमेशा अपने सम्मान और अधिकार के लिए लड़ता रहता था। दूसरी ओर पद्मनाभ धीमा, शांत, विनम्र और विचारशील था। लोग उसे प्यार से पंडित जी कहकर बुलाते थे। गांव की उस जमीन पर, नदी के उस मोड़ पर, एक पुराना बरगद था और उसके आसपास गांव की जनता एक बड़े उत्सव की तरह इकट्ठी होती थी। बरगद की छाया में पंचायत होती, दीप जलते और बच्चों की हंसी गूंजती। पर एक साल अचानक सूखा पड़ा, नदी का पानी घट गया और गांव की जरूरतें बढ़ गई। बात तब बिगड़ी जब गांव के कुछ ऊपरी हिस्सों में एक बरसाती नहर के कारण पानी की कमी की समस्या ने जन्म लिया। नहर के किनारे दोनों भाइयों की जमीनें पड़ती थी और पानी का वितरण लेकर दोनों में विवाद हो गया। दोनों का दावा था कि वही जमीन पहले से उनकी है और वे पानी के अधिकार से जुड़े हुए हैं। पंचायत में दोनों ने अपने अपने तर्क रखे। नारायण ने जोर दिया कि उसके कागज, उसके पुश्तैनी दावे सही हैं। पद्मनाभ ने कहा कि पानी की जरूरत गांव के लिए सामूहिक है और किसी एक का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तर्क तेज हो गए। गांव की हवा में कटुता समा गई। नारायण ने कहा, होता है कि जो अपने हक के लिए खड़ा नहीं होता वो खो देता है। और इसी बात पर वो लड़ाई झगड़े की राह पर चल पड़ा। पद्मनाभ ने शांत स्वर में कहा, हक जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है लोगों के बीच सौहार्द। हम एक गांव है, अगर आप लड़ोगे तो सबका विनाश होगा। पर नारायण का मन नहीं माना। उसने अदालत के दस्तावेज, गवाह और अपने अधिकार दिखाकर जमीन पर पट्टा दिलवाने की कोशिश की। पंचायत के कुछ सदस्य नारायण के साथ खड़े हो गए, कुछ पद्मनाभ के। गांव कट गया और रिश्तों में दरारें आनी शुरू हुई। बीरबल ने गांव के किसी बड़ों द्वारा सुना कि दोनों भाइयों का झगड़ा अब इतना बढ़ गया है कि लोग बाहर के लोगों की मदद लेकर अपने अपने पक्ष मजबूत करने लगे हैं। इस खबर ने बीरबल को सोचने पर मजबूर किया कि किस तरह का समाधान लाया जाए जिससे न केवल विवाद खत्म हो बल्कि गांव की शक्ल भी सुधर जाए। बीरबल गांव पहुंचे और उन्होंने देखा कि नारायण का बजरुस भरा हुआ चेहरा कुचला हुआ था। वो जीत के लिए तैयार था, पर उसके आत्मगौरव ने उसे अंधेरे में धकेल दिया था। पद्मनाभ शांत था, पर उसकी आंखों में चिंता थी कि गांव का मेल कैसे बनेगा। बीरबल ने दोनों भाइयों को अलग अलग बुलाया और उनसे कहा कि वे कुछ दिनों तक नहर के पास साथ काम करें। न किसी के पक्ष में कोई फैसला करेगा और न ही कोई भाग लेगा। बस काम करो और देखो कि किसका व्यवहार क्या दिखाता है। दोनों भाइयों ने अनिच्छा से ये स्वीकार किया। नारायण की आंतरिक गरिमा उसे रोकती थी, पर पंचायत के दबाव के कारण उसने कहा। उस दिन से दोनों भाइयों ने नहर की मरम्मत, पानी के तालाबों की सफाई और साथ ही बाढ़ के खिलाफ सुरक्षा की योजना बनानी शुरू की। पहले कुछ दिनों तक नारायण का रवैया वैसा ही रहा। वो अपने काम में कट्टर, आदेशक और चिड़चिड़ा दिखा। पद्मनाभ धीरे धीरे मजदूरों के साथ घुल मिल गया, बच्चों को पढ़ाया और बूढ़ों की सहायता की। धीरे धीरे वो गांव वालों के बीच एक भरोसे का केंद्र बनता गया। लोग उसे अपनी